हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री लेसन 7 मैकेविटी मिस्ट्री कैट, जिसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। विद्यार्थियों, यह जो क्लास है वो 12th बिहार बोर्ड 2024 के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, यदि आप भी हमारे प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एकदम फ्री में, वो भी तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ जाएं। वहां आपको हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक हमने 8 चैप्टर पोएट्री का पढ़ा दिया है। ये 9वां चैप्टर है, मतलब कि 7 और 9 2 बचा हुआ था, तो आज हम 7 शुरू कर रहे हैं। मैकेविटी मिस्ट्री कैट ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 9 शुरू करेंगे। इस तरीके से आपका पोएट्री का जितना चैप्टर है सब खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, सब और समरी भी बता देंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, तब आराम से आप क्लास को देखिएगा। और दूसरा जो है वो आपका बचा हुआ है द स्नेक। ये दोनों चैप्टर को करा लेने के बाद आपका जो 10 चैप्टर का पोएट्री है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जितने चैप्टर अभी तक पढ़े हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी को देख लेंगे, तो फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग साथ मिलकर के करीब 60 नंबर का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। कुछ दिन में ये 60 नंबर को आगे 70-80 नंबर में भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक हैं टी.एस. इलियट, इनके परिचय के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्लास है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। तो क्या बोल रहा है वो समझते चलेंगे एक एक मीनिंग को, और उसके हिंदी करते हम चलेंगे। बोल रहे थॉमस एस्टियरेंस इलियट 1888 to 1965 was born in सेंट लुइस या सेंट लुइस, मिसौरी, USA, but eventually settled in England। बोल रहा है कि थॉमस एस्टेरेंस इलियट, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1965 ईस्वी में हुआ, जिनका जन्म USA का एक शहर है ना मिसौरी, सेंट लुइस एक जगह है, वहाँ एक जगह है मिसौरी वहीं हुआ था। तो टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? USA, सेंट मिसौरी में, सेंट लुइस मिसौरी में, है ना। मिसौरी एक नदी भी है, मिसिसिपी मिसौरी, जो USA में है। बोल रहे हैं बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, और सेटल्ड मतलब हो गया बसना। लेकिन वो जो कवि हैं टी.एस. इलियट, वो पहले तो उनका जन्म USA में हुआ था, ये देखिए USA है, लेकिन बाद में जाके वो कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। बाद में जाके कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। ये देखिए इंग्लैंड है, और ये देखिए आपका क्या है? USA है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं और क्या बता रहा है कवि के बारे में। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है आगे। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, he rose to become one of the greatest poets of the 20th century। आगे पहले हम मीनिंग को देख लेते हैं, जो भी हार्ड वर्ड है उसको, उसके बाद हम आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे। खांसी थोड़ा बोलने से आ रहा है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा खांसी हो रखा है। ठीक है, क्लासिस्ट मतलब हो गया अलग तरह की पहचान रखने वाला, अलग तरह की प्रतिष्ठा रखने वाला। वैसे क्लासिकल जो भी है उससे बना है क्लासिस्ट। क्लासिस्ट किससे बना है? क्लासिकल से। ठीक है, लिटरेचर मतलब क्या हो गया? साहित्य। रिलीजन मतलब धर्म। रॉयलिस्ट मतलब बादशाह, रॉयल मतलब बादशाह होता है ना, उसी तरीके से रॉयलिस्ट मतलब बादशाह। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, और रोज मतलब होता है उभरे। राइज का रोज राइजन होता है, तो यह V2 फॉर्म है रोज, तो रोज का मतलब उभरे। ठीक है, नेक्स्ट समझिए क्या बोल रहा।
ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एक साहित्य में ये अलग तरह की प्रतिष्ठा रखने वाले लोगों में से एक थे। कौन? टी.एस. इलियट। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और इनका जो धर्म था वो क्या था? एंग्लो कैथोलिक था, है न? क्या था धर्म? एंग्लो कैथोलिक। जिस तरीके से जॉन डन का धर्म क्या था? कैथोलिक, है न? और इनका धर्म क्या था? एंग्लो कैथोलिक। देखिए कुछ इस तरीके का चर्च होता है जहाँ ईसाई लोग पूजा करते हैं। एंग्लो कैथोलिक और कैथोलिक दो तरह का ईसाई का होता है, और भी होता होगा। ईसाई लोगों के बारे में इतना पता नहीं है, जो लोग बताते हैं वही हम लोग जानते हैं। तो हम लोग एक देखे थे कैथोलिक, और ये क्या है? एंग्लो कैथोलिक, ठीक है ना? वैसे एंग्लो से संबंध ज़्यादातर इंग्लैंड का होता है ना? जैसे आप भी देखते होंगे आंग्ल मराठा युद्ध ऐसे कुछ करके होता है, तो आंग्ल वही एंग्लो होता है। आंग्ल भारतीय मतलब क्या? एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं, है ना? तो वही है, एंग्लो मतलब इंग्लैंड वाले लोग होते हैं। तो एंग्लो कैथोलिक मतलब क्या है? ये इंग्लैंड का जो कैथोलिक धर्म था वह इनका धर्म था। क्या इनका धर्म था? एंग्लो कैथोलिक। ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में एक बादशाह थे, है ना? रॉयलिस्ट मतलब क्या? बादशाह। तो ये राजनीति में एक बादशाह थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी के जितने भी महान कवि हुए उनमें से एक कवियों में एक कवि बनकर उभरे। 20वीं शताब्दी के जितने भी कवि थे उन कवि में से एक महान कवि का अगर नाम लिया जाए तो उनमें टी.एस. इलियट का भी नाम आता है, और एक 20वीं शताब्दी के एक महानतम कवि के रूप में अपने आप को उभारे, अपने एक महान कवि के रूप में उभरे। कौन? टी.एस. इलियट, है ना? 20वीं सदी के एक महान कवियों में से एक कौन है? टी.एस. इलियट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. His best known poems are The Wasteland, Ash Wednesday and Four Quartets। ठीक है, अब जो भी इसमें हार्ड वर्ड है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम इनके हिंदी को करते चलेंगे। डिस्टिंग्विश्ड मतलब हो गया प्रतिष्ठित। डिस्टिंग्विश मतलब पहचान, प्रतिष्ठा होता है। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर भी होता है, दोनों मतलब होता है। क्रिटिक मतलब आलोचक। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार। और अवार्डेड मतलब हो गया पुरस्कृत किया गया है। मतलब किसी को किसी पुरस्कार से जब सम्मानित किया जाता है तो इंग्लिश में उसी को अवार्डेड बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट। वो एक कवि तो थे ही, उसके साथ ही साथ वो क्या थे? एक प्रतिष्ठित आलोचक और एक महान नाटककार और एक नाटककार भी थे, है ना? वो तो कवि थे टी.एस. इलियट। एक राजनीतिज्ञ भी थे, क्योंकि पीछे ही हम पढ़ लिए कि राजनीतिज्ञ में वो बादशाह थे, और इसके अलावे वो एक क्रिटिक थे, आलोचक थे। वो एक क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे, यानी नाटककार थे। आगे देखिए क्या बोल रहा। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उनको साहित्य के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टी.एस. इलियट को किस क्षेत्र में और कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए खुद भी। ठीक है, ये एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका। तो टी.एस. इलियट को कब नोबेल प्राइज मिला? 1948 में। और किस क्षेत्र में मिला? तो लिटरेचर में, यानी साहित्य में। आगे बोल रहा कि उनकी जो महत्वपूर्ण पोएम्स है, उनकी जो बेस्ट नोन पोएम है, जो सबसे अच्छा पोएम जिनको लोग जानते, जो जाना जाता है, वो कौन कौन है? वेस्टलैंड है, ये देखिए वेस्टलैंड है। दूसरा है एज वेंसडे, ये देखिए एज वेंसडे। और तीसरा है फोर क्वार्टेट्स, तो ये देखिए आपका रहा फोर क्वार्टेट्स। तो ये तीन उनका बेस्ट नोवेल है, और भी होगा बेस्ट पोएम्स है, और भी पोएम्स उनका होगा, क्योंकि समझ लीजिए आप ही कि नोबेल प्राइज विजेता हैं तो वो कितने अच्छे लेखक होंगे। क्योंकि नोबेल प्राइज जो है वो छोटे मोटे लोगों को तो नहीं दिया जाता, जो अपने क्षेत्र में बढ़िया करते हैं, बेस्ट करते हैं, बेस्ट में भी बेस्ट करते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा उनके बारे में, बोल रहा एज अ पोएट एंड अ स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मोड्स ऑफ 20th सेंचुरी। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ क्या बोल रहा। सबसे पहले जो हम मीनिंग्स है उसको देख लेंगे, जो हार्ड वर्ड है, ताकि आपको जो लिखा हुआ इंग्लिश में है वो आराम से समझ में आ जाए, कहीं की भी किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। स्पोक्समैन मतलब होता है वक्ता, ट्रूली मतलब होता है वास्तव में, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करना। जैसे नहीं, अभी जो है भारत ओलंपिक में भारत जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। जैसे भारत के कोई राजदूत होते हैं, वो विदेश जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, है ना। भारत का के जो अभी ओलंपिक में जो भी गेम हो रहा है, तो वहाँ जो भी मीराबाई चानू हैं जो अभी जीते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडिया को। उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना मतलब प्रस्तुत करना होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, सोशल मतलब सामाजिक, फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक, और मूड मतलब होता है भाव, मन, मिजाज। उसको क्या बोलते हैं, मूड नहीं बोलता है। आज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं सर पढ़ने का आज मूड नहीं है, तो वो मूड वही होता है, ठीक है ना, जिसको मिजाज, भाव, मन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोला एज अ पोएट एंड अ स्पोक्समैन, एक कवि और वक्ता के रूप में, फॉर हिज एज मतलब कि हिज एज कहने का मतलब अपने समय में, है ना, जिस समय में ये कवि थे और भी इनके समकक्ष जो भी कवि थे, है ना, तो अपने समय में ये जो हैं वो बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों को, है ना, वो सभी के सामने एक सच्चाई रूप में, एक सच्चे रूप में, एक ट्रूली रिप्रेजेंट करने का काम लोगों के सामने करते थे। वो जो 20th सेंचुरी का जो भी भाव था, जो भी उनके समय का जो मिजाज था, उनको एक अच्छे तरीके से, बौद्धिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, दार्शनिक तरीके से, और जो सच है, जो ट्रू है, जो ट्रूली है ना, जो सच्चाई है, उसको अच्छे तरीके से, सच्चाई पूर्वक, सत्यता पूर्वक लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने का काम करते थे। कौन, टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट किस सेंचुरी के कवि थे, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा, द प्रेजेंट पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स which was made into a very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। ठीक है, आगे देखिए जो बोल रहा है कि इनका जो प्रेजेंट पोयम है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कलेक्शन मतलब संकलन, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, सक्सेसफुल मतलब होता है सफलतापूर्वक, और कंपोजर मतलब होता है संगीतकार, जो संगीत को गढ़ने का काम करते हैं ना। कंपोज मतलब क्या होता है, बनाना, और कंपोजर मतलब बनाने वाला, ठीक है। एक बार नहीं कई बार बताया है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जो वर्ब है उसमें ER OR लगा देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। तो बोल रहा है क्या, जो उनका जो प्रेजेंट पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, वो कहाँ से लिया गया है, तो उनके जो संकलन है ओल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। क्या उनका संकलन का नाम है, ओल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, वहाँ से लिया गया। ये देखिए यही बुक है, ओल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, टी.एस. इलियट लिखा हुआ है बुक में, देखिए यहाँ टी.एस. इलियट, और इसमें भी नीचे लिखा होगा टी.एस. इलियट, ठीक है। तो इनका जो बुक है ओल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये जो आपका प्रेजेंट पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। विच वॉज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, जिसपे जो है वो एंड्रयू लॉयड वेबर एक बहुत ही महान संगीतकार हैं, जिन्होंने ये जो पोयम आपका है मैकेविटी मिस्ट्री कैट, इस पे जो है वह स्टेज पे एक बहुत ही शानदार म्यूजिक बनाया है ना। म्यूजिक बनाने वाले को क्या बोलते हैं, कंपोजर,
और यही जो है लॉयड वेबर टी.एस. इलियट का जो पोयम है माय कैविटी मिस्ट्री कैट, इस पे क्या किए हैं, एक बहुत ही अच्छा पोयम बनाए हैं, पोयम नहीं एक बहुत अच्छा संगीत बनाया है, वो भी कहाँ पे, स्टेज पे, और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि जो कंपोजर होता है, जो संगीतकार होता है, वही शब्द को क्या करता है, गाने में पिरोने का काम करता है। आगे देखिए लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है कवि के बारे में। देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, तो क्या बोल रहा माय कैविटी मिस्ट्री कैट के बारे में, उस पोयम के बारे में। इट इज़ अ लाइट पोयम इन द मॉक हीरोइक वेन, इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस, इट्स चार्म comes from its neat rhymes and galloping rhythms, as well as the comic effect of the monster criminal who is in fact a cat। वैसे in fact एक साथ लिखा जाता, in fact मतलब होता है वास्तव में। सबसे पहले जो है हम वो मीनिंग को देख लेते हैं। मॉक मतलब क्या होता है, हास्यास्पूर्ण, ठीक है ना, हास्यास्पद। हीरोइक मतलब होता है साहसिक। नीड मतलब होता है ज़रूरत। सोलेमन मतलब होता है गंभीर। डिटेल्ड मतलब होता है विस्तृत। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। चार्म मतलब होता है आकर्षक। राइम मतलब होता है कविता या तुकबंदी। गैलोपिंग मतलब होता है क्रमबद्ध। कॉमिक इफेक्ट मतलब होता है हास्यास्पद प्रभाव। मॉन्स्टर मतलब होता है शैतान। और क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी। क्रिमिनल मतलब अपराधी, यहाँ धी कर लीजिएगा। अपराध का क्राइम होता है, और क्राइम से क्या बनता है, क्रिमिनल। CRIM क्राइम, क्राइम क्या हो गया, अपराध करना, जो वर्ब है, और क्रिमिनल जो अपराध करने वाला है वो नाउन हो जाता है। ठीक है, मीनिंग तो देख लिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इट इज़ अ लाइट पोयम इन द मॉक हीरोइक वेन। यह जो कविता है वह एक हास्यास्पद, हास्यास्पद बोले तो कॉमेडी टाइप का है ना, कॉमेडी बोले तो विनोदपूर्ण, हास्यास्पूर्ण, एक साहसिक मनोवृत्ति की कविता है। वेन मतलब क्या होता है, मनोवृत्ति या मनोभाव। तो यह जो एक कविता है, यह एक किस प्रकार की कविता है, तो यह एक हास्यास्पदपूर्ण साहसिक मनोवृत्ति की एक हर्षित करने वाली कविता है। हर्षित बोली तो खुश करने वाली, कॉमेडी टाइप कविता है, जिसमें एक बिल्ली के बारे में बताया गया, और बिल्ली क्या क्या शैतानियाँ करती है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो ये कविता पढ़ के आपको हंसी भरेगा, हंसी आएगा। ठीक है, बोला इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। ये जो कविता है इसको किसी तरीके से गंभीरतापूर्वक या विशेष कोई विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, है ना। यह जो कविता है इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेना है, ना ही इसका पूरी तरीके से विशेष एकदम विस्तृत विश्लेषण करना है, कल्पना नहीं करना है। ये रियलिस्टिक पोयम है, एक तरह से जो बिल्ली जो शैतानियाँ करती है उसी से रिलेटेड कविता है। बोल रहा है इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम्स। और इसका जो आकर्षण है, इस कविता का जो आकर्षण है वो कहाँ से मिलता है आपको, तो इसका जो साफ सुथरा कविता लिखने का तरीका है, जो इसका साफ सुथरा गाना है, एक तरह से बोलेंगे तो राइम मतलब क्या होता है, गाना, गीत, और एक क्रमबद्ध जो लय है, रिदम मतलब क्या होता है, लय। इसका जो साफ सुथरा क्या है, कविता है, और इसका जो लिखावट है एकदम क्रमबद्ध लय में लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है कि आप भी पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। बोल रहा एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, और इस कविता में साफ सुथरा लिखा हुआ है ही और क्रमबद्ध लिखा है। इसके साथ साथ इस कविता में एक कॉमेडी डाला गया है, कॉमिक इफेक्ट डाला गया है, हास्यास्पद चीज़ डाला गया है, हंसने वाला चीज़ डाला गया है। जैसे देखते हैं एक फिल्म बनता है तो फिल्म में सभी चीज़ होता है, हंसने वाला पार्ट भी होता है, रोने वाला भी होता है, एक्शन सीन भी होता है, मार धाड़ होता है ना, सभी तरह का चीज़ होता है। तो इस कविता में दो चार चीज़ है। एक तो नीट राइम से मतलब इसका लिखावट बहुत शुद्ध है,
दूसरा क्रमबद्ध है, तीसरा इसमें कॉमिक इफेक्ट डाला गया है, हास्यास्पद चीज डाला गया जिससे लोग जब पढ़ें तो उनको हंसी आए, वो चीज डाला गया कॉमिक इफेक्ट, उसी को बोलते हैं। आगे देखिए बोला गया है ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, एक शैतान अपराधी के बारे में। और शैतान अपराधी कौन है? तो कोई और नहीं है, देखिए बिल्ली मौसी है जिसके से मूंछ होती है, ऐसे आप वैसे मूंछ पकड़ के खींच सकते हैं, वो बिल्ली का जो पालतू होता है ना। कहीं बिल्ली आपको काट भी ना ले, है ना, ऐसे पंजे से काट भी लेती है, मतलब काटती नहीं, नोच देती है। तो इस कविता में कॉमिक इफेक्ट भी डाला गया है। और इस कविता में एक शैतान बिल्ली जो है, मॉन्स्टर क्रिमिनल, मॉन्स्टर मतलब शैतान होता है और क्रिमिनल मतलब अपराधी, एक शैतान बिल्ली, शैतान के बारे में बताया गया है, शैतान अपराधी, हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में क्या एक बिल्ली है। ठीक है ना, ये देखिए कैसे देख रहे हैं बिल्ली, और बिल्ली कितनी शैतानियां करती है वो आपको ही पता होगा। आपके घर में दूध पी जाती है, पीती नहीं तो बर्बाद कर देती है ना, दही गिरा देती है, जिधर तिधर घूमती है ना, उसको कोई किसी से मतलब नहीं होता है ना, मस्त मगन रहती है। आप देखिएगा उसको, आपको देखेगी तो तुरंत भाग जाएगी, फिर आ जाएगी, है ना, वही बिल्ली का काम है। तो ये कवि का परिचय था। आगे हम कवि की जो कविताएं हैं मिस्ट्री कैट, उसको भी देखेंगे, है ना। मैं प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी हमारे क्लास से जरूर जुड़ सकें। ठीक है, क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। और हमारा PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जरूर जुड़ें। हिंदी का क्लास भी आपका प्रत्येक दिन जरूर होगा, इधर नहीं हो पा रहा है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वो भी आपका होगा ही होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, बाय बाय, गुड नाइट।